नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन एंड दोबारा से श्री जी हमारे साथ हैं। और आज पहले लास्ट वीडियो में इन्होंने 2 वीडियोस कर चुके हैं हम लोग, और दोनों वीडियोस में इन्होंने जवाहरलाल नेहरू कितने बड़े इमोरल आदमी थे, कितने विजनरी थे, सब कुछ इन्होंने बखेड़ के उड़खेड़ के रख दी हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। और आज इन्होंने बोला है कि ये इंदिरा गांधी द ग्रेट, जिसको ये बोलते हैं कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया, उसके बारे में कुछ बातें बोलेंगे। सर, सबसे पहले जय श्री राम आपको। जय श्री राम सुमित भाई, आपको भी जय श्री राम और श्रोताओं को भी जय श्री राम, लुच्चनों को भी राम राम। यस, ये है हाँ जी। फाइनल परमानेंट बाय टू कम से कम 3-4 जून को तो उनको बाय बाय होना ही है। सर, लास्ट टाइम जो आपने वीडियो बनाया था हमारे साथ, वो जीप स्कैंडल वाला, इट वाज वेरी वेरी गुड। मजा आ गया था आपसे बात करके। और आज हम वहीं से शुरू करते हैं जो हमने पहले वीडियो को खत्म किया था 1969 कि कैसे इमोरली, किस तरीके से इंदिरा गांधी की एंट्री करवाई गई हमारे पॉलिटिक्स में, और उसके बाद वो कितने इमोरल थी और कितने वो विजनरी थी, कितनी डिसऑनेस्ट थी। इसके ऊपर कोई लाइट डालिए सर। ये जो कांग्रेसी हैं वो तो सारा टाइम लहड़ू लहड़ू इंदिरा गांधी करते रहते हैं, इसके ऊपर कुछ बताइए आप। इसमें तो कहता है जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ब्लंडर तो बहुत की थी, तो उनको इंदिरा गांधी को लाए बिना कोई दूसरा चारा नहीं था। तो उसने तो सिंडिकेट वालों को बोल दिया कि भाई मेरी डॉटर मेरे सक्सेसर होनी चाहिए। अभी शुरुआत में तो लाल बहादुर शास्त्री को बनाना पड़ा, वो बात अलग है, क्या स्टोरी थी वो हम सब लोग जानते भी है। फिर इंदिरा गांधी को बनाया। फिर इंदिरा गांधी शुरुआत में तो गूंगी गुड़िया की तरह रही और सबको बोलती थी, कोई भी अगर सवाल करे तो बोले कामराज साहब को पूछो, कामराज साहब को पूछो, कामराज साहब को पूछो। तो लोहिया जी ने उनका नाम गूंगी गुड़िया रख दिया था। लेकिन वो थी ना बिल्कुल अपने पिताजी पर गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि जब उनके पिताजी के कॉम्पिटिटर जो थे तो, और कुछ जयप्रकाश नारायण जैसे भी आंदोलनकारी थे, उनके वो खिलाफ मन में बहुत बोलता होगा। और अपने घर में जैसे लोग पीछे हम हाथ रख के चलते चलते अपना गुस्सा व्यक्त करते हैं ना मन में, उसी तरह करता होगा। और इंदिरा गांधी ने, वो तो इंदिरा गांधी तो उसके साथ ही रहती थी, उसने देखा होगा। और ये नेहरू वही ना बोलता होगा कि ये साले क्या है, लोहिया को सबको जेल में ठोक देना चाहिए, ये जयप्रकाश नारायण को भी जेल में ठोक देना चाहिए, क्योंकि साला वो तो मेरे लिए प्रोग्राम लेके आता है कि ये काम है कि कितने दिन में होगा। अरे ऐसा कोई है, ये फला काम कितने दिन में खत्म होगा, वैसा मैं टाइम बाउंड प्रोग्राम में मानता नहीं हूँ। फिर भी ये बोलता है तो इसको भी जेल में रख देना चाहिए, ऐसा वो मन में बोलता होगा। क्योंकि वैसे भी हमने तो देखा ही है कि उसको जनतंत्र के प्रति कोई आदर नहीं था। वो हमेशा साम्यवाद, अरे समाजवाद का रट लगाता था। तो इंदिरा गांधी ये सब सुनती होगी। अभी नेहरू तो खुलेआम तो हो नहीं सकता, इन लोगों के जनतंत्र के विरुद्ध वो खुलेआम तो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसने पहले सब गुलाब जामुन खाए थे। स्वतंत्र सेनानी था तब, जनतंत्र के गुलाब जामुन खाए थे। अभी वो कोयला कहाँ से खा सकता, इसलिए अगर हाँ तो कुछ लोग समझते थे कि ये ऑटोक्रेट है,
लेकिन वो तो बुद्धि वाला समझता है ना, आम आदमी कहाँ समझता है। हम्म। तो उसने तो ऐसा ही अपने हिसाब से काम किया था, लेकिन खुले वो जनतंत्र का विरोध नहीं कर सकता था। अभी इंदिरा गांधी को क्या था, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था। है? थोड़ा बहुत था कि उसने वानर सेना बनाई थी, वानरों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। आएगा। और उनको तो वो कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि नंगे को नाना क्या और निचोड़ना क्या, ऐसा एक हमारे यहाँ गुजराती में मुहावरा है कि नागो नाय सो नीचो व्यक्ति। तो इंदिरा गांधी का तो बैकग्राउंड था नहीं, लेकिन उसने सत्ता के लालसा तो इनहेरिटेंस में आई थी। तो उसने बोला कि अभी ये जो है ना सिंडिकेट वाले हैं हमारे खिलाफ हो जाए, होते हैं, क्योंकि उन्होंने संजीव रेड्डी का नाम प्रपोज किया और कारोबारी ने, सेंट्रल कारोबारी ने संजीव रेड्डी का नाम अप्रूव कर दिया। और इंदिरा गांधी चाहती थी कि संजीव रेड्डी तो मुझसे सीनियर है, मेरा कहना मानेंगे नहीं, तो कुछ और होना चाहिए। तो उसने साम्यवादियों को उसमें लेके बीबी गिरी का नाम प्रपोज करवाया। अभी ये तो उसने अंडरग्राउंड किया था, मतलब खुलेआम नहीं किया था, अंडरग्राउंड वो समझौता किया था कि तुम्हें हम बीबी गिरी को करेंगे। लेकिन अभी उसको प्रचार करना भी था ना, कि लोगों को पता ना था, मतलब एमपीओ को, कि आपको ये बीबी गिरी के फेवर में वोट करना है। तो उसने क्या बोला, आत्मा की आवाज से वोट करना है सबको, आत्मा की आवाज से वोट करना है सबको, ऐसा चालू किया। और अखबार वाले तो क्या थे, उनके फेवर में थे, क्योंकि वो सब वैसे तो उनके नेहरू के चमचे ही थे। चाहे कोई भी अखबार ले लो, बहुत कम अखबार थे जो उनके खिलाफ बोलते थे। तो वो तो उसने, ये लोगों ने इसका बहुत प्रचार किया कि आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज। एक्चुअली हम ये आत्मा की आवाज नहीं है, अंतरात्मा की आवाज। आत्मा जब बाहर भटकती है तो वो आत्मा बोला जाता है, जब वो अंदर आती है तो उसको अंतरात्मा बोला जाता है, ऐसा हम समझेंगे। तो जब इंदिरा गांधी ने वो संजीव रेड्डी का फॉर्म भरा ना, कि भाई ये हमारा पक्ष का ये प्रत्याशी है, तब उसकी आत्मा कहाँ गई थी। वो कोई भी मुर्दंगा ने उससे पूछा नहीं, आप अंतरात्मा की बात करते हैं, लेकिन आपकी आत्मा कहाँ थी। क्या केजरीवाल केजरीवाल के तरह भटकने गई थी? या यही है ना, केजरीवाल की आत्मा भटकती है, तो वैसे भी इंदिरा की आत्मा भटकने गई थी। कि जब आप संजीव रेड्डी का फॉर्म भरते हैं तो आत्मा कहीं भटकने चली गई है। और फिर बाद में आपने अंतरात्मा की बात की। ये था, मूर्धन्य का भी हाल ऐसा ही था, क्योंकि न्यूज़पेपर और मूर्धन्य लोग क्या समझते कि भाई ये तो एक्साइटेड सिचुएशन आ गया कि भाई कांग्रेस में ही दो हिस्सा होने वाला है, इसका ये सिम्टम है। तो लोग चेंज चाहते थे, इसलिए वो बीवी एमपी लोगों ने कुछ ऐसा किया। वैसे तो यशवंतराव चौहान ने तो बोला था कि वो इसको ही वोट करेंगे, संजीव रेड्डी को, लेकिन बहुत सारे अन्य लोग भी थे जो इंदिरा गांधी के पिट्ठू थे, वो सबने बीबी गिरी को, और बीबी गिरी जीत भी गया। तो फिर ऐसा हुआ कि सुप्रीमेसी इसकी हो गई। तो इंदिरा गांधी ने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया थोड़े समय के बाद, 71 में शायद
इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। ऐसा था, क्या बोले तो क्या हुआ, सिंडिकेट जो थी ना कांग्रेस के अंदर, जो दूसरा हिस्सा था वो सब टूटने लगा। कई लोग सिंडिकेट में आ गए। लेकिन उसके पहले एक बात मैं भूल गया। वो क्या था कि एक ये पैदा हुआ इश्यू कि भाई इसमें सच्ची कांग्रेस कौन, इंदिरा गांधी की कांग्रेस सच्ची कांग्रेस या ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस सच्ची कांग्रेस। तो ये केस दाखिल हो गया सुप्रीम कोर्ट में। उसने कुछ जजमेंट पेंडिंग रखा। आदत है ना न्यायालय की कि भाई अभी सब कुछ अभी तो देखना नहीं है, तो केस दाखिल गया। तो मीनवाइल तो ये लोग ने नाम दे दिया ये इंडिकेट है और ये सिंडिकेट है। एक्चुअली तो ऐसा था कि कांग्रेस आर और कांग्रेस क्या बोलते हैं एक्स। कांग्रेस एक्स मतलब संजीव रेड्डी वाली कांग्रेस, और कांग्रेस आर मतलब रूलिंग वाली कांग्रेस। लेकिन पब्लिक में ऐसा चलता था कि भाई ये हम ये इंडिकेट वाले हैं, ये सिंडिकेट वाले हैं। एनीवे वैसा हुआ। और फिर सिंडिकेट में जब इंदिरा गांधी जीत गई 71 का इलेक्शन, तो फिर सिंडिकेट टूटने लगे। वैसे मोरारजी देसाई ने काफी 16 सीटें लाया था वो। ये अकेला गुजरात ही ऐसा था कि जिसने 90% 80% सीट तो मोरारजी देसाई की थी, गुजरात की थी लोकसभा की। एनीवे फिर तो ये ऐसा हो गया। फिर गलती से वो अयूब खान ने ये वैसा तो था कि भाई ये जो पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये इसकी बात करेंगे। यस यस कंटिन्यू। तो बंगाली लोग हैं ना, वो अपने भाषा के लिए बहुत दृढ़ होता है कि भाई हमारी भाषा है, उसको मतलब मिलना चाहिए। हमारे ऊपर उर्दू भाषा लादनी नहीं चाहिए। अभी ये उनका झगड़ा पुराना था। तो वो वैसे आंदोलन तो करते ही रहते थे। लेकिन अभी क्या हुआ कि बंगाल में पॉपुलेशन ज्यादा थी, और ये पश्चिम पाकिस्तान में, मतलब अभी जो पाकिस्तान है उसमें पॉपुलेशन उसके हिसाब से कम थी। तो मुजीबुर रहमान जीत गए। लेकिन पाकिस्तान के आर्मी ने उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया, उनको अरेस्ट कर लिया और डाल दिया। तो उसमें तो आंदोलन चल रहा था बंगाल में कि भाई हमें तो अलग देश ही चाहिए, अलग देश ही चाहिए। और हमारे फिर क्या हुआ, वहाँ की लोकल जनता है वो ये बिहारी मुस्लिम, वहाँ जो हिंदी स्पीकिंग मुस्लिम है ना उनको बिहारी मुस्लिम बोलते हैं। वो एक्चुअली बिहार के नहीं होते हैं, लेकिन हिंदी स्पीकिंग होते हैं। हिंदी मतलब उर्दू स्पीकिंग। उर्दू और हिंदी में कोई फर्क नहीं है, वो स्क्रिप्ट ही जुड़ी है। खानों का इन लोगों ने उर्दू को एक सेपरेट लैंग्वेज का दर्जा दे दिया है, ये गलत है। एनीवे वो हमारा चर्चा का विषय नहीं है। तो इन लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया। उसके दरमियान वहां की जो लोकल बंगाली प्रजाति ना, उन्होंने ये इसके ऊपर अत्याचार करना चालू किया, हिंदी स्पीकिंग बंगाली का। तो वो उनका प्रवाह इधर आने लगा रेफ्यूजियों का। अभी यहाँ इतना आ गया है कि वो हमारे लिए अनकंट्रोलेबल था। उस टाइम तो कोई इतना, हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी इनके पॉलिसी के हिसाब से।
तो खुलेआम आ जाते थे। तो इसका एक बड़ा प्रश्न हो गया कि भाई रेफ्यूजियों को हमें वापस भेजना चाहिए, लेकिन वो बोलेंगे कि अभी कहाँ से, अभी इनका कोई ठिकाना नहीं है, अगर हम कैसे वापस भेज सकते हैं, ऐसा इंदिरा गांधी बोला करती थी। फिर पब्लिक का प्रेशर बढ़ने लगा इंदिरा गांधी के ऊपर कि कहा हमें आक्रमण कर देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने बहुत डिले कर दिया। कम से कम 2 साल तो डिले किया है। 2 साल के अंदर काफी लोग अंदर आ गए थे, उसके पहले भी आ रहे थे, लेकिन पहले हिंदू लोग आते थे, लेकिन ये बांग्लादेश का आंदोलन चालू हुआ ना, तब से मुस्लिम लोग भी आने लगे। और ये जो है ना, पाकिस्तान के आर्मी ने बहुत अत्याचार किए थे। पता नहीं ये बांग्लादेशियों को मालूम है या नहीं, वो तो भूल जाते हैं धर्म के नाम पे। एनीवे, तो इसमें क्या था कि हमारे लिए वो अनअवॉइडेबल था कि भाई हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। हमारे ऊपर टैक्स भी लगाए थे कि भाई ये बांग्लादेशियों को, बांग्लादेशी ने बंगालियों को रख रखाव के लिए हमें कुछ तो देना पड़ेगा, तो टैक्स भी बढ़ाया था। और ये लोगों के दरकार करते थे, लेकिन पब्लिक प्रेशर ऐसा बढ़ गया है कि भाई अभी आक्रमण करो। तो इंदिरा गांधी ने वो बहुत डिले किया। फिर उसे लगा कि अभी तो मैं हार जाऊंगी, इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसने क्या किया कि मानेक शाह को बोला कि भाई इसका अभी आक्रमण कर दो। मानेक शाह ने बोला कि ऐसा है बेबी कि अभी टाइम सही नहीं है, 6 महीने के बाद करेंगे। तो उसने बोला ठीक है, चलो 6 महीने के बाद करो। अभी ये जो माहिती था ना, लीक हुई होगी, लेकिन धीरे से ये मैसेज गया होगा कि भाई ये हिंदुस्तान वाले आक्रमण करने वाले हैं। तो वो पहुंचने में थोड़ा डिले तो हुआ ही होगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि पहलो घा राणा नो, हमारे गुजराती में एक कहावत है, पहलो घा राणा नो, अगर जो पहले मारता है ना उसकी हमेशा जीत होती है। तो पाकिस्तान ने सोचा कि अभी हम खुद ही आक्रमण कर देंगे। तो हमारा लश्कर तो तैयार ही था, आर्मी और एयरफोर्स दोनों तैयार थे, और नेवी भी तैयार था। तो आक्रमण खोर कौन है वो रिकॉर्ड होता है। इसमें इंडिया पाकिस्तान युद्ध में आक्रमण खोर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले हमला किया। फिर हिंदुस्तान की सेना तो तैयारी थी कि हम, नेवी वालों ने मोर्चा संभाला था, कश्मीर कभी भी गिर सकता था। लाहौर एयरपोर्ट तक पहुंच गई हमारी सेना। और इधर बांग्लादेश में तो उनको अगर जाना है, आर्मी को, पाकिस्तान के आर्मी को कुछ भी मंगवाना है, तो सीधा तो आ नहीं सकते थे, उनको घूम के आना पड़ता था। इसलिए इनकी कमजोर स्थिति थी। अगर स्ट्रेटेजिकली देखे ना, तो इनकी स्थिति बहुत कमजोर थी। इनको और हमें जीतने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम हार जाते हैं, वैसे हमारी सेना बहुत मजबूत है और एक्सपीरियंस है, वो हारने वाली नहीं थी। फिर भी मान लीजिए कि हम हार जाते तो हमारी इतनी नॉलेज सी हो जाती कि बात नहीं कहने की। तो हमारी आर्मी को तो जीतना ही था, हमारी सेना को जीतना ही था, और उन्होंने जीता भी, और बांग्लादेश बन गया। एक्चुअली क्या था, हम तो जीत तो गए, और इंदिरा गांधी ने क्रेडिट भी ले ली।
और अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद नहीं भी की, क्योंकि अमेरिका को ये ख्याल था कि ये जो है ना बांग्लादेश बनाने का श्रेय हम लेंगे। हम ये दोनों को पास में बिठा के बोलेंगे कि हाँ भाई इनको आप आजाद कर दो, आपसे होता नहीं है। अब तक तो हम समझो हट से काम लेते, तो उनको क्रेडिट लेनी की थी अमेरिका को, मतलब यूएसए को। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोचा कि इनको क्यों क्रेडिट लेनी चाहिए, तो उसने बोल दिया वैसे युद्ध तो होने वाला ही था। तो इंदिरा गांधी ने बोल दिया कि मोनेक्सा को क्या आप आक्रमण करो, लेकिन उन्होंने बोला 6 महीने के बाद करेंगे, और 6 महीने के बाद सामने वाले ने आक्रमण कर दिया और वो हार भी गया। तो इंदिरा गांधी ने सब क्रेडिट ले लिया। एनीवे, अभी एक उस टाइम ओपिनियन करके एक वीकली निकलता था, वो उसका गोर वाला था एडिटर। उसने ऑब्जेक्शन ले लिया कि ये क्रेडिट इंदिरा गांधी को क्यों देनी चाहिए, क्रेडिट अगर देनी है तो हमारी सेना को देनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो स्टेटमेंट देने कौन आया? आर्मी का आदमी आया, एयरफोर्स का आर्मी का, कि भाई ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, लेकिन ये इंदिरा गांधी ने क्या किया, उसने क्रेडिट अपने अपने ऊपर ले ली। अच्छा, ये गलत क्रेडिट थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन गोरवाला ने बोला कि भाई ये क्रेडिट तो सेना को ही लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी का कोई इतना बड़ा रोल नहीं था। तो लेकिन इसने तो ले ली, और फिर इंदिरा गांधी ने स्टेट में इलेक्शन भी करवा दिए, विधानसभा के कई स्टेट में, और सब में वो जीत गई। लेकिन आप एक चीज देखिए कि जब आप गलत क्रेडिट लेते हैं तो उसका फल भी भुगतना पड़ता है। अभी इंदिरा गांधी ने गलत क्रेडिट तो ले ली, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो स्ट्रांग नहीं थी। एक उसका बिल्ली जैसा था कि अगर पानी आ गया यहाँ तब तक बच्चे को अपने बच्चे को बचाओ और सर पर रख लो, लेकिन अगर पानी इससे भी ऊपर आ गया तो आप उसके ऊपर खड़े हो जाओ। ऐसा अपने ऊपर जब आता है तब उसका दिमाग चलता था, वैसे और किसी का ही दिमाग चलता होगा, लेकिन उसके सलाहकार भी होशियार हो गए। लेकिन सलाहकार हमेशा होशियारी नहीं बता सकते। जब आपके सामने तथ्य होता है तब आप उसको नकार नहीं सकते। तो उसके सलाहकार भी कई दफे फेल हो गए। तो ऐसा फिर हुआ क्या, 90 कितने थे, 90,000 या 91 समथिंग ऐसे हमारा आर्मी, उनके आर्मी ने सरेंडर किया। हमारे आर्मी 400-500 तो हमारे भी थे उसके वेस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने भी लिया था। अभी इंदिरा गांधी ने उनको 1 साल तक खिलाया पिलाया, और ये वाटाघाट के लिए वो कोई ना कोई तो आएगा ऐसा रहा थे कि, लेकिन उनको क्या पड़ा था, उनको इंटरनल प्रॉब्लम बहुत था। अयूब खान वो हो गए, अयूब खान के सामने भुट्टो आ गए, और मतलब वहां पर अयूब खान तो लश्करी आदमी थे, लश्कर के आदमी थे तो, लेकिन जब पब्लिक अगेंस्ट हो जाती है तब कोई भी शासन चल नहीं सकता, चाहे वो ऑटोक्रेसी का हो चाहे वो डेमोक्रेसी का हो। लेकिन अगर पब्लिक आपके सामने खड़ी हो जाती है तो आपको जाना ही पड़ता है। तो अयूब खान को रिजाइन करना पड़ा, और ऑफकोर्स उसने समझ लिया। फिर भुट्टो आए और भुट्टो ने फिर इंदिरा गांधी से
चर्चा के लिए बोला कि हाँ मैं आता हूँ, हम अभी चर्चा करेंगे। फिर भुट्टो आया, वो साथ साथ उसने यह अपनी डॉटर को यह भुट्टो लेके आया। फिर उसकी डॉटर, क्या थी उसका नाम? बेनजीर भुट्टो। हाँ, बेनजीर भुट्टो। ये बेनजीर भुट्टो को बहुत एक्सपोजर दिया कि वो इधर शॉपिंग में जाती है तो उसको क्या खरीदती है और दुपट्टा किस कलर का लेती है, वो सब पता नहीं, ये लोगों ने, अखबार वालों ने ऐसा उसको एक्सपोज किया। और इंदिरा गांधी और भुट्टो शिमला में उनका मीटिंग चलता था। फिर सब कुछ तो तय हो गया कि हम जीता हुआ मुल्क उनको वापस दे देंगे। वो उसने उसने तो कुछ खास जीता नहीं था, लेकिन वो हम कैदियों को छोड़ देंगे, प्रिजनर ऑफ वॉर को छोड़ देंगे, ये सब तय हुआ। तब इंदिरा गांधी ने बोला कि ये जो है कश्मीर का इश्यू भी सॉल्व कर देंगे। इंदिरा गांधी, ये भुट्टो ने क्या जवाब दिया कि अरे इतना, अगर ये जो कश्मीर का इश्यू सॉल्व कर देंगे और मान लीजिए मैं साइन भी कर दूं और मैं अगर चला जाऊं वापस और मेरा खून हो जाए, तो वो समझौता का अर्थ क्या है? ये समझौता ही बेकार हो जाएगा। अभी इंदिरा गांधी तो लगा कि ये बात तो सही है, एक्चुअली ये गलत बात है। आपका पुरोगामी ने जो किया हुआ है सारे देश को लागू पड़ता है, उसमें ऐसा थोड़ा है कि नहीं लागू पड़ेगा। हम कम्युनिस्ट कंट्री तो है ही नहीं, लोकशाही कंट्री वाले तो हम भी है। वो पाकिस्तान भी बन गया था उस टाइम तो ये तो उनका वो जो अनुगामी होता है उनको मानना ही पड़ता है। जो भी समझौता हमने किया वो उसको मानना ही पड़ता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने सोचा कि ओ, ये तो सही बात है, अभी इसमें कुछ थोड़ी अफवाह भी है, पता नहीं वो सच भी हो सकती है कि जब सब कुछ हो गया तब कुछ भी नहीं होता था। जब शुरुआत में किया भुट्टो ने बोला कि मैं इंदिरा गांधी से बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अकेले में मिलना है। फिर लोग बोलते हैं कि वो फिर इंदिरा गांधी एक रूम में बैठी थी, उसका दरवाजा बंद था, भुट्टो ने खोला, अंदर गया, फिर दरवाजा बंद कर दिया। फिर इंदिरा गांधी के पैरों में पड़ गया, मैं तुम्हारा दास हूँ, मुझे आप जिंदा रखो, मेरा जीव आपके हाथ में है, मैं वहां जाऊं तो किस मुंह के लेके जाऊंगा। ऐसा उसने पैर पकड़ लिया, ऐसे की एक बात चलती है, हो सकता है क्या है पता नहीं। लेकिन हिंदुस्तान ने सब प्रिजनर्स ऑफ वॉर को छोड़ दिया और पाकिस्तान में पहले इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं बोला कि आप पहले छोड़ दो फिर हम छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो तो इम्प्रेस हो गई थी कि अरे ये मेरे पाँव में पड़ गया है तो कुछ तो, मैं तो औरत हूँ, मैं तो दयालु हूँ, तो उसने वो ध्यान नहीं रखा। तो इसके कारण क्या हुआ, एक दूसरा भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसका थोड़ा हिस्सा हमारे सेना ने जीत लिया था, वो भी उसने वापस कर दिया पाकिस्तान को। ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, पता नहीं हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया, ये संशोधन का विषय है। लेकिन हमारे देश की धरती जिसके ऊपर हमारा हक है वो गलती से उधर चला गया,
क्योंकि हमारे इन लोगों ने पूरा ध्यान नहीं रखा। अगर चाहते तो हम वो ले लेते थे, लेकिन ये हमारे पास 72 का जो है शिमला समझौता था ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा मौका था। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर लगाने का अच्छा मौका था, वो इंदिरा गांधी ने दबा दिया और पूरा हमारे जो विजय थे उनको पराजय में, कंप्लीट पराजय ऐसा ही कर दिया, क्योंकि एक भी इश्यू सॉल्व नहीं किया। अब दूसरा, चलो ये तो हमें करना ही पड़ता है, ऐसा मान लेते हैं टाइम बीइंग, लेकिन बांग्लादेश के साथ भी उन्होंने कुछ समझौता नहीं किया कि चलो भाई आप है ना हमारे ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, हमारा और आपका संरक्षण सेना से नहीं रहेगी, आप हमारे आश्रित रहेंगे, ऐसा कुछ तो कर सकते थे भाई, आपको हम अलग मानेंगे, आपको और सब चीजें अलग करने की छुट्टी देंगे, लेकिन आपकी संरक्षण व्यवस्था और सब हमारे लिए, हमारे अंडर आपको रहेगी। बाकी सब हाँ हमारे अंदर रहेगा, विदेश पॉलिसी भी हमारे अंदर रहेगी, ऐसा हम कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं किया। उतना ही नहीं, हमारे जो यहाँ रेफ्यूजी आ गए थे उनको भी वापस नहीं लिया। उसने बोला कि भाई अभी देखो हम तो अभी अभी आजाद हुए हैं, अभी तो हमारे यहाँ सब रसाताल हो गया है, हम कैसे ऐसे हमारे रेफ्यूजियों को वापस लेंगे, थोड़ा रुक जाओ। लेकिन ऐसा थोड़ा है कि वो कहे और हम मान ले, एक्चुअली आप प्रोग्राम बनाओ और कैसे कैसे अ, वो आदमियों को छोड़ना, रेफ्यूजियों को वहां दाखिल करना, उसका प्रोग्राम बनाओ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ, हम मिलकर सॉल्व करते हैं। ऐसा एग्रीमेंट भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है कि भाई इनको तकलीफ है तो अभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। आप अगर मकान नहीं बनाया है, कोई सोसाइटी है और आप आपने वो उसका सोसाइटी की लैंड को परचेज नहीं किया है, फिर भी आप उसका ड्राइंग तो बना सकते हैं और अपने सदस्यों को अलॉटमेंट भी दे करते हैं। फिजिकल अलॉटमेंट बाद में होगा, वो सही बात है, लेकिन आप उसका प्लानिंग तो कर सकते हैं कि चलो हम ऐसे एग्रीमेंट बनाएंगे, लेकिन वो भी इंदिरा गांधी ने नहीं किया। तो मुझे तो लगता है कि ये बेवकूफी के सिवा और कुछ नहीं है, सिर्फ इंदिरा गांधी बेवकूफी थी और इसकी बातों में आ गई, और हमारे यहाँ के लोगों को सुना तक नहीं। नरेंद्र मोदी तो कहता है, उसने बहुत टाइम पहले भी कहा था कि ये आर्टिकल 370 और 35 है, उससे हमें क्या फायदा होता है, देश को क्या फायदा है, आओ चर्चा करते हैं। लेकिन कोई चर्चा करने के लिए आया ही नहीं, आगे आता ही नहीं। और फिर जब उन्होंने 370 और 35 है निकाल दिया, तब लोग बोला हमें हमें बुलाना चाहिए, हमसे भी सलाह मशवरा करना चाहिए। अभी उन्होंने तो बहुत टाइम पहले कहा था। ऐसा कि इंदिरा गांधी ने अगर अपने मूर्धन्यों से, क्योंकि हमारे यहाँ मूर्धन्यों की कमी नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक्चुअली 5,000 से 10,000 या 15,000 साल पुराना है। यहाँ हमारा यहाँ चर्चा करना एक धर्म का लक्षण है, कर्तव्य का लक्षण है। हमें यहाँ किसी को कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप उनको सिखला सकते हैं। अमेरिका भी हो या कुछ भी हो, हमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ चर्चा करना और निर्णय करना सांस्कृतिक धरोहर है। तो ये आगे ने ऐसा कुछ किया नहीं। फिर वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव थी ही नहीं, वो हम ऐसा अपने स्टाफ के भरोसे रहते, उससे अक्ल चाहिए। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो उसमें
अक्ल चाहिए और उसमें कुछ स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। हाँ, स्ट्रैटेजी है, भला आदमी को कैसे डील करना है, उसमें मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है। ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ह्यूमन साइकोलॉजी मैनेजमेंट में सब निकलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ गीता, जो भगवत गीता है, वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट के लिए बुक है। और ये लोग इनको बोल रहे हैं तो धार्मिक पूछा, अरे धर्म कैसे? अरे हमारा धर्म कंटिन्यूअसली आने रहा, उसमें कृष्ण भगवान का क्या कसूर? वो तो आदमी थे, हमारे जैसे आदमी थे, उन्होंने बोला अपने हिसाब से। तो ये तो फिलोसॉफिकल बुक है। मान ले प्लेटो था या ग्रीस में, प्लेटो ने फिलोसॉफिकल बुक लिखी। तो प्लेटो की फिलोसॉफिकल बुक क्या धार्मिक पुस्तक हो गई? अगर प्लेटो वाला रिलीजन अभी भी चलता होता तो क्या प्लेटो की बुक धार्मिक हो जाते? नहीं मैं होती। वो चेक प्लेटो की बुक मैं वो चेक कर रहा फिलोसॉफिकल था। है तो है। मेरे मेरे पास बुक है एक, मैं चेक कर रहा था अपने पूरे बुक स्टोर में है। वो मेरी बुक आगे पीछे पड़ी है कहीं भी। वो है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भागवत गीता। मेरे पास बुक है वो वाला कि मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम एमबीए या मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम भागवत गीता। मैं खुद मानता हूं कि भागवत गीता से बड़ा मैनेजमेंट बुक कोई है ही नहीं। लेकिन कांग्रेस ये हमारे धर्म को नहीं मानते तो हमारे भागवत गीता का कहां से मान लेंगे, क्योंकि खुद बेवकूफ है। अरे बेवकूफ तो इतने, इनकी कोई कमी नहीं है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ाते नहीं है और उसको धार्मिक बुक मानते हैं, ये तो बेवकूफी है, आपके अक्ल का प्रदर्शन है। तो ये हमारे यहाँ है ही कि कैसे आदमियों से काम लेना और कैसे उनको स्टेप अप करना। ये हमारे धर्म में सभी प्रकार की बुकें हैं। वो आदमी को चुनना पड़ता है कि कौन आदमी क्या करेगा। वो हमारे यहाँ 4 वर्ण है, उसका मकसद यही है कि डिवीजन ऑफ वर्क है। क्योंकि हर एक आदमी का सेम चॉइस तो नहीं होता है। किसी को श्रम करना अच्छा लगता है, किसी को व्यापार करना अच्छा लगता है, किसी को औरों की सुरक्षा करना अच्छा लगता है, और किसी को संशोधन करना, विचारना, वो सब अच्छा लगता है। तो वो इस प्रकार का है। तो चातुर्वर्णम चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। 4 वर्ण मैंने बनाए हैं। मैंने मतलब कुदरत ने। 4 वर्ण है, वो अपने गुणों से, वो टेंडेंसी के अनुसार वो चूज करता है और उस प्रकार से उसकी ज्ञाति बनती है। आज भी यही ज्ञाति है ना। यह क्या है, राहुल गांधी का पापा, फिर उसका उसका मम्मी, फिर उसका पापा, फिर उसका पापा, फिर उसकी मम्मी, पापा, ऐसा चलता है। वो ये भी एक प्रकार का यही हुआ ना, हेरिटेज। ये भी सही तो बात है, सही बात है। प्रैक्टिसिज्म ही हुआ ना। ये कास्ट बाय कास्ट, अगर आप इसमें स्टिक रहते हैं तो वो आपका कास्ट बन जाती है। अगर आप इसमें लगे नहीं रहते हैं तो आपको छुट्टी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई छुट्टी नहीं है। तो इंदिरा गांधी ने किसी का माना नहीं और किया भी। बात यह आई कि वो एडमिनिस्ट्रेटर थी नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर थी नहीं, इसलिए लेकिन उसको कंट्रोल तो करना था। तो उसके सलाहकार भी थे कुछ लोग, उन्हें उनको सलाह देते थे। और हमारे यहाँ गुजरात का किस्सा मैं सुनाऊं कि नवनिर्माण का आंदोलन हुआ। नवनिर्माण का आंदोलन अहिंसक आंदोलन था, लेकिन लड़के लोग क्या है, यहाँ कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है, ये मेस में कुछ खाने में गड़बड़ हो गई तो इन लोगों ने आंदोलन कर दिया। वो पूरे देश में फैल गया, कम से कम अहमदाबाद में तो फैल ही गया, फैल गया, फैल फैल नहीं, फैल गया, विस्तृत हो गया। और फिर लोगों ने विपक्ष को भी लगा कि ये भी एक मौका है, इसमें
शरीक होने का, तो वो भी शरीक हुआ। फिर वो सिंडिकेट वाले हमारे मोरारजी देसाई थे, उनको भी लगा कि चलो हम भी इसमें जाते हैं। और वो आंदोलन चला तो चिमन भाई पटेल के सामने चला था, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर थे। चीफ मिनिस्टर वो कैसे बने थे, वो भी इसका तरीका है, हिस्ट्री है। चिमन भाई पटेल थे ना, बहुत होशियार थे। पटेल सामान्य तो होशियार होते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि वो फार्मर्स होते हैं, और फार्मर्स में क्या है कि बारिश पड़ती है, बारिश रुक जाती है, फिर से बारिश होती है, फिर रुक जाती है, पड़ती है। ऐसा हिसाब से उनको अपना शेड्यूल बनाना होता है कि कब खेड़ा जाए जमीन को, कब उसमें बोया जाए, कब उसका पानी पिलाया जाए, ये सब उनका होता है। तो उनका सिस्टमेटिक काम होता है। तो यह हमारे चिमन भाई पटेल भी थोड़े थे, लेकिन दूसरा क्या था कि वो थोड़ा घपला भी करते थे हर पॉलिटिशियन की तरह। और वो तो इंडिकेट में थे, तो ये तो उनका जन्म सिद्ध अधिकार था कि थोड़ा घपला तो करो। तो उन्होंने बोला कि चलो, मैं आप महंगाई के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं ना, हमारे यहाँ ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल का बड़ा व्यापार है। तो ग्राउंड नट ऑयल है ना, 9 रुपीज पर किलो, और 9 रुपीज पर किलो था। तो चिमन भाई बोला, हम इसको यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। और दूसरे ही दिन वो 9 रुपीज प्लस 25 हो गए। मतलब वो तो आंदोलन ज्यादा उग्र हो गया कि भाई ये तो कुछ चलता ही नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार, हटाओ। चिमन भाई ने बोला कि भाई मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये इंदिरा गांधी को मैंने ऐसे ऐसे पैसे भेजे। उन्होंने एक बुक भी लिखा है कि उसने इंदिरा गांधी को कैसे पैसे पहुंचाए। वो बुक आज हमें ढूंढनी चाहिए। उनके कहीं ना कहीं तो पड़ी होगी, लेकिन इंदिरा गांधी ने काफी रिकॉर्ड नष्ट किए। और उनका जो था ना, वो लड़का भी उसमें मिल गया इंदिरा गांधी से। वो तो ऐसा ही होता है, वो जो नवनिर्माण आंदोलन वाले थे उस टाइम एक्टिव थे, वो भी आज की तारीख में कांग्रेस को शोभायमान कर रहे हैं। हाँ, कांग्रेस में शोभायमान है, लेकिन वो तो जो सुनने वाला है, वो सुने, उनके कानों में पड़ेगा तो ये होगा। वैसे उन्होंने ऐसा बोला था, वो पर्टिकुलर आदमी ने, कि जब तक मैं जिंदा हूं, और इवन मैं अकेला हूं, तो भी मैं कांग्रेस के सामने झगड़ता रहूंगा, मैं आंदोलन करता रहूंगा। वो बंदा भी आज कांग्रेस को शोभायमान कर रहा है। जैसे ये भी है ना हमारा हार्दिक पटेल, ये इनको बढ़ाया था। जाने दो, उनकी बात नहीं करते हैं, वो इज वेरी स्मॉल पर्सन। तो ऐसा हुआ, अभी क्या हुआ, इंदिरा का सामने आंदोलन हो गया। जयप्रकाश नारायण भी यहाँ आए, और जयप्रकाश नारायण को भी लगा कि अरे भाई ये आंदोलन तो अच्छा है, इसमें से मुझे कुछ सीखना चाहिए। तो उन्होंने भी आंदोलन चालू कर दिया। फिर जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी मिले, फिर तो आंदोलन का क्या कहना, वो आंदोलन पूरजोश में चलने लगा। चिमन भाई को हटना पड़ा, क्योंकि चिमन भाई को शपथ दिलाने वाले हमारे थे रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज एक सर्वोदय के बड़े कार्यकर थे, उनका बहुत मान है। उन्होंने उनसे शपथ दिलवाई थी कि आप हमारे गुजरात के हित में काम करेंगे, और वो करता भी था चिमन भाई पटेल। लेकिन कांग्रेस जो है, दिल्ली वाली कांग्रेस, मतलब नेहरूवियन कांग्रेस, उनको
गुजरात से पहले से ही दुश्मनी थी। जब से जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल में नहीं बनने लगी, तब से वो नेहरू और उसकी लड़की वो सब हमारे गुजरात के खिलाफ थे। नेहरू ने बहुत झगड़े करवाए, वो बात अलग है, लेकिन इंदिरा गांधी तो विंडिक्टिव थी। नेहरू भी थोड़ा तो विंडिक्टिव था, लेकिन इंदिरा गांधी तो उनके पास तो कुछ बैकग्राउंड था नहीं स्वतंत्र सैनिक होने का, तो वो भी विंडिक्टिव थे। तो जब इसने सोचा चिमन भाई पटेल को हटा दिया, फिर डिसॉल्व कर दी पार्लियामेंट। असेंबली असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो फिर से इलेक्शन की नौबत आ गई कि फिर से यहाँ इलेक्शन करो। तो मोरारजी देसाई ने भी सोचा कि हाँ अभी इलेक्शन तो करने चाहिए। इंदिरा गांधी ने क्या बोला, अरे आपका चीफ मिनिस्टर मैंने हटा दिया। आपने बोला चीफ मिनिस्टर हटाओ, हमने हटा दिया। अभी आप बोलते थे बाद में कि आप असेंबली को डिसॉल्व करो, तो हमने कर दिया। अब बोलते हैं कि असेंबली को रीअसेंबल करो, क्या क्या तरीका। आपने देखा, आपने तो देख लिया होगा कि ये कितना महंगाई घटी है प्रेसिडेंट रूल में। एक्चुअली प्रेसिडेंट गवर्नर के रूल में महंगाई घटनी चाहिए। अगर आपका मानना है कि हमारी वजह से, हमारे कांग्रेस की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो उसके बाद हमने तो डिसॉल्व कर दी, तो अभी तो महंगाई घटनी चाहिए, लेकिन घटती तो नहीं है। एक्चुअली क्या था कि वो जो गवर्नर था वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी, इसके लिए भी अगर महंगाई नहीं घटी तो भी उसके लिए जिम्मेवार तो प्राइम मिनिस्टर ही था। अभी तो पहले तो आप चीफ मिनिस्टर पर भांडा फोड़ सकते हैं कि भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो, महंगाई बढ़ती है तो, लेकिन अब तो आपके अंडर में शासन है, आपकी कांग्रेस के अंडर में है, तो अभी तो आप ही जिम्मेवार हैं। लेकिन उसने तो ऐसा नैरेटिव चलाया और कुछ लोगों ने माना, कुछ ने नहीं माना, और फिर एनीवे वो हो गया, इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। वो चिमन भाई पटेल ने अपना नया पक्ष बनाया, किसान किसान मजदूर पार्टी, ऐसा करके वो बनाया। और तीनों लोग जब हमारे यहाँ सब फिर ऑपोजिशन पार्टी वाले मिक्स हो गए और उनको करा दिया। अभी रिजल्ट ऐसा आया कि अगर चिमन भाई की जो पार्टी थी उनको 12 सीटें मिली थी, वो 12 सीटें जनता फ्रंट को मिल जाए तभी उनकी बहुमत होती थी। बाकी तो अगर वो चिमन भाई पटेल इंदिरा में कांग्रेस में मिल जाए या सपोर्ट करे तो उनकी बहुमत होती थी। तो अभी चिमन भाई के ऊपर वो सब आया कि भाई वो क्या करेंगे। फिर इनके लिए भी, जनता फ्रंट के लिए भी आइटम तो डेलीगेट थी कि भाई जिसके सामने हम लड़े इसका सपोर्ट हम कैसे मांगे। लेकिन उन्होंने समझाया और वो उन्होंने सपोर्ट भी दिया। तो अभी जो आंदोलन था जयप्रकाश का वो तो चालू ही था दूसरी जगह पर। भाई ये हमारा हिंदुस्तान ऐसा खड्डे में जा रहा है, उसके लिए जिम्मेवार तो इंदिरा गांधी है, कांग्रेस ही है, तो इनको हटाओ। उन्होंने कुछ नारा भी दिया कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है, ऐसा करता था। एनीवे वो पूरा आंदोलन देश भर में फैल गया। अब इंदिरा गांधी को लगा कि अभी तो हमारा पानी आ गया है तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसने सलाह मशवरा किया होगा, उन्होंने सलाह तो दे दी कि आप इमरजेंसी ला दो और
नेचुरल डाइट खत्म करो, वो बहुत पूरा चैप्टर है, वो बात मैं नहीं करूंगा। लेकिन ये जो था ना, जो जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे कि इनको गधों को सबको कारावास में भेज देना चाहिए, इसका तो पीठ की हड्डियां तोड़ देनी चाहिए बात पे की, तो वो सब इंदिरा गांधी ने किया। उसमें नहीं, बाप कई का सारी सपना गड़बड़ है बेटी ने पूरा उसके। किया। हम्म, फिर उन्होंने बोला कि अरे चलो ये इमरजेंसी में तो कुछ बोलना भी बंद हो गया, अभी इमरजेंसी के लिए तो सेपरेट बात हो सकती है, क्योंकि वो भी एक बड़ा ब्लंडर था। नहीं नहीं नहीं, लेकिन हम लोग इमरजेंसी की जो बात है वो अगली वीडियो में करेंगे। आज तो या हमने 69 से लेकर 75 तक इंदिरा गांधी के सारे कुकर्म जो थे या 1971 के, और वो सारे के सारे ब्लंडर जो थे, और उसके बाद स्टेट इलेक्शंस में जो ब्लंडर्स किए हैं वो सारे डिस्कस किए हैं सर। मैं बोल रहा हूँ जो कांग्रेस के कुकर्म हैं इनकी पूरी फैमिली के, हम जितने मर्जी बात या कर ले उतनी कम है। या इनके तो एक एक या महीने या या के इतने इतने किस्से हैं। क्या मैंने बोला था ना कि आप महाभारत को रखो, उसके ऊपर 18 प्राणों को रखो, उसके बाद 18 उपकरणों को लो, चारे वेदों को लो, तो जितने गड्डी हो जाए थे उतनी गड्डी अगर कांग्रेस को डिस्क्राइब करना है तो हो जाएगी उनके ब्लंडरों को। हम्म। ये बात है इनकी, इतनी पता नहीं चलता कि ये इतना पुराना देश ये ऐसी कैसी बातें करता है यार। लूज टॉकिंग इतना है कांग्रेस वालों का, उनको शर्म भी नहीं आती है। पता नहीं है वो, मुझे तो इनके पक्ष में जो बोलते हैं ना टीवी चैनल पर, मुझे शर्म आती है इनको देखने तक की, कि इनका तो सिटीजनशिप कैंसल कर देना चाहिए। एक ऐसा प्रावधान रखना चाहिए कि जो लोग देश के खिलाफ है उसका सिटीजनशिप विद यू रद्द कि करो। जो ये ये कांग्रेस की सपोर्टर्स हैं, इनका जो ये टीवी पे आके बोलते हैं, इनके प्रवक्ता जिसको बोलते हैं आप, इनकी तो या सिटीजनशिप ही कैंसिल कर देनी चाहिए कि जो या कांग्रेस को प्यार करता है ये भारत के सिटीजन ही नहीं है। कुछ तो कायदे से करना पड़ता है ना, कायदा तो बदलना पड़ेगा भाई। देश के खिलाफ है, जो सिद्ध हो जाता है और जो चर्चा के लिए तैयार नहीं है उनकी सिटीजनशिप रद्द करो। आप हिंदू धर्म किस बात से पहचाना जाता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिंदू धर्म इज ओनली डायलॉग, और तर्क शुद्ध डायलॉग करो। अगर आप तर्क में भी नहीं मानते हैं, मटेरियल में भी नहीं मानते हैं, तो आप काहे के सिटीजन? आप तो गद्दार हैं। चलिए सर, आज जो हमने सारी डिस्कशंस करी हैं इंदिरा गांधी की, बहुत लंबा डिस्कशन हो गया, ऑलरेडी 1 घंटे का प्रोग्राम हो गया है। और अभी तो हमने सिर्फ इंदिरा गांधी का जो कुकर्म है उसकी कॉम्पिटेंसी है, कितनी बड़ी बेवकूफ इंदिरा गांधी रही है। जीता हुआ युद्ध 1971 का हम हार गए, सब कुछ गवा दिया और उसके बदले में कुछ मिला भी नहीं। टोटल पराजय में परिवर्तित कर दिया उसने। जो हमारी इतनी बड़ी रिमार्केबल विक्टरी थी उसको खत्म कर दिया उसने। और फिर भी वो अपने को मानते कि मैं दुर्गा का अवतार हूँ। अरे दुर्गा का अवतार तो क्या है तो यह है ऐसा है। आज इंदिरा गांधी को यहीं पर इमरजेंसी से पहले रोकते हैं, अगली बार इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए, और आज फिर दोबारा से आपने बखिया उखाड़ के रख दी मेरी, और आपने सारे धागे खोल दिए एक तरह से, और ऐसी ऐसी चीजें बताइए जिसका हमें पता ही नहीं था, या मेरी जनरेशन को भी पता नहीं था। हो सकता है कि आपकी जनरेशन में लोगों को पता हो, बट यही चीजें हैं जो हम लोगों के पास शेयर करना चाहते हैं। आप
थोड़ा-सा जैसे है कि एक स्टाइल है आपका बोलने का, आई अंडरस्टैंड दैट। मैं लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ ये मत देखिए कि वो कैसे बोलते हैं, लेकिन जो चीज़ें बोल रहे हैं, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, नॉट हाउ या ही स्पीक्स। सो या ये मुद्दे इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने पहला शो भी किया तो उन्होंने बोला कि सर थोड़ा स्लो बोलते हैं, और भई हर एक आदमी का अपना एक फ्लो होता है। फिर हिस्ट्री की ऐसी चीज़ें हैं जो याद करके कोई सामने लिखी हुई नहीं है, और ये नहीं है कि शिरीष जी कोई रोज़ टीवी पे आते हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो आप थोड़ा-सा प्लीज़ सहयोग दीजिए, सपोर्ट कीजिए इनको। और इतनी मज़ेदार चीज़ें होती है, आपने एक चीज़ नोट करा होगा कि जब ये बोल रहे होते हैं, मैं सिर्फ़ चुप करके 1 घंटा सुनता रहता हूँ, और मुझे लगता है ये बोलते रहे, मैं सुनता रहूँ, ये सारे जो चीज़ें खोलते हैं। क्योंकि आपको ये किताबों में नहीं मिलेगा, आपको टीवी चैनल्स के ऊपर ये बातें नहीं सुनाई देंगी। क्यों? ये जितने इन्होंने बोला था क्या वर्ड यूज़ करते हैं आप लेखकों को, जो ये राइटर्स होते हैं, टीवी पे आते हैं? मूर्धन्य हाँ, ये जो मूर्धन्य मूर्धन्य होते हैं, ये मूर्धन्य जो हैं, ये भी सारे के सारे मूर्ख होते हैं एक तरह से। जहाँ से पैसे मिलते हैं, वहीं की बात करते हैं। तो भारत में 3 लोगों की कभी भी कमी नहीं हो सकती। एक या मूर्धन्यों की, एक मूर्खों की, और तीसरी है चमचों की। और कांग्रेस ने इन तीनों को अपने पास भर-भर के रखा हुआ है। तो इसी से आज या का डिस्कशन हम खत्म करते हैं शरीफ जी। अगली बार दोबारा से इमरजेंसी से शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हर हर जिनेन्द्र। महादेव। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.